हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं जो कि जिपमर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो आपको जैसे पता है 17 सितंबर को आपका एक नोटिस आया था जिसके बारे में मैं ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुका हूं। तो 25 को जो है आपको रिपोर्ट करना है। तो आज है 22 सितंबर और मेरिट लिस्ट में आपने अपनी रैंक वगैरह चेक कर ली होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बार बस ये बता दे रहा हूं कि अगर मान लो आपकी इतनी रैंक है कैटेगरी वाइज तो आपको जो है वहां पर रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और मतलब आपको पता है जैसे कि अगर आपको मतलब इसके बारे में नहीं पता कि मुझे रिपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आप इस डाउट में हो तो इस वीडियो के बाद आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी इसके बारे में, ठीक है। बाकी जो टॉप रैंकर्स हैं तो उन्हें तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, जिनका मेरिट में नाम ऊपर है तो उन्हें तो पता है कि भाई हमें मिल जाएगा। बट जिनकी रैंक ऊपर है 200 है 300 है 400 है 800 रैंक है या SC ST कैटेगरी है OBC है, उसमें कितनी कितनी रैंक तक जो है आपको जाना चाहिए, जहां पे आपके थोड़े बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं कि आपको जो है सीट यहाँ पर अलॉट हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूं करना कैसे। मैंने लास्ट वीडियो में जो मैंने जिपमर के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करी थी तो मैंने आपको उसमें रोस्टर पॉइंट के बारे में समझाया था। तो पहले यहाँ पर ये देख लो, टोटल जो बीएससी नर्सिंग की सीट्स हैं वो यहाँ पर आपकी 85 फीमेल के लिए हैं और 9 सीट्स यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो मेल कैंडिडेट जो है उनके काफी अच्छे चांसेस है, हायर रैंक पे भी उनको जो है बीएससी नर्सिंग मिल सकता है। बिकॉज एक तो पहली चीज ये है कि जितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा है उसमें मेल कैंडिडेट्स काफी कम है और ऊपर से अगर मेल कैंडिडेट्स की सीट्स 9 रिजर्व की गई हैं तो उसमें से थोड़ी ऊपर मेरिट तक भी बॉयज को जो है नर्सिंग यहाँ पर अलॉट हो सकता है, ठीक है। बाकी जितने भी कैंडिडेट से मेरी बात हुई इसके रिगार्डिंग तो गर्ल्स कैंडिडेट का खासकर यही कहना है कि उन्हें बीएससी नर्सिंग कोर्स चाहिए और वो पैरामेडिकल नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग अगर आपको चाहिए तो आपको कितनी रैंक आपकी जो है वहां तक होती है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके ऊपर अगर होती है तो फिर वो आपकी चॉइस है, आप करना चाहो तो अपने रिस्क पे कर सकते हो। बट जो मैं आपको बता रहा हूं वो थोड़े बहुत एस्टिमेशन के बेसिस पे कि जहां तक जो है आपके गुड चांसेस हो सकते हैं सीट अलॉट होने के। और बाकी जो टोटल सीट्स हैं वो हैं आपकी 181, ठीक है, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की मिला के, ठीक है। तो अब जैसे कि आपको शेड्यूल पता है यहाँ पे जो जिपमर में रैंक जो आपकी मेरिट लिस्ट आई है अगर उसमें रैंक आपकी 1 से लेकर 1200 है तो आपको 8 बजे से 11 बजे की रिपोर्ट करना है। और 1201 से लेकर 2169 तक अगर आपकी रैंक है तो सुबह 11 से लेकर दोपहर 2 के बीच में आपको रिपोर्टिंग करनी है। और कब करनी है? 25 सितंबर मंडे को। कहां पर? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑडिटोरियम जिपमर पुडुचेरी में, ठीक है। तो आपको जिपमर जाना पड़ेगा, मतलब वही चेन्नई के रूट से जाते हैं, ठीक है, चेन्नई से पास ही है तो वहां से आपको जाना पड़ेगा। तो अभी भी अगर जैसे मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं और आपको लगता है कि हाँ मेरी रैंक इस तरीके से है और मेरे अच्छे चांसेस हैं और अगर आपके पास कोई बैकअप ऑप्शन नहीं है इस साल के लिए और आपको लग रहा है कि भाई ये अपॉर्चुनिटी भी मेरे हाथ से गई तो फिर मेरे को 1 साल और ड्रॉप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट एक बार फिर से सोच लेना। टिकट्स वगैरह तो देखो सब बुक हो ही जाते हैं, तत्काल वगैरह मिल लो सब मिल जाता है, तो अभी भी कोई बहुत ज्यादा देर नहीं है। 25 को रिपोर्ट करना है, 24 को आपको रात तक पहुंचना है, तो 23 की मॉर्निंग में भी निकलोगे तो आसानी से पहुंच जाओगे, ठीक है। यानी कि कल अगर आप निकलते हो और डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके सब होंगे ही अपने पास, ज्यादा कुछ इन्होंने खास डॉक्यूमेंट्स भी बताई नहीं है। तो लास्ट वीडियो देख लेना जो मैंने जिपमर के रिगार्डिंग वीडियो अपलोड करी थी, तो उसमें जो है डॉक्यूमेंट्स मैंने सब अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो 25 को आपका जो है रिपोर्टिंग होगी जहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 26 को आपका सीट अलॉटमेंट होगा। तो ये पूरा शेड्यूल है। अब आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या है, ये है आपका रोस्टर पॉइंट फॉर बीएससी कोर्सेज, यानी कि जो आपको सीट अलॉट होगी वो इस रोस्टर पॉइंट के अकॉर्डिंग होगी। ये मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से होगी, ठीक है। मान लो जो रैंक 1 है तो उसको UR1 की सीट मिलेगी, रैंक 2 को UR2 की सीट मिलेगी, रैंक 3 को UR3 की सीट मिलेगी अगर वो लोग रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। अब पहली बात तो ये है कि सारे के सारे कैंडिडेट रिपोर्ट करने नहीं आएंगे, ये मैं कह रहा हूं पहले से ही। इसीलिए जो मैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लूंगा यानी कि जो टोटल सीट्स हैं उससे मैं 3 टाइम्स ज्यादा कैंडिडेट्स ले रहा हूं, ठीक है। तो हम ये सोच रहे हैं कि भाई 3 गुना कैंडिडेट्स ले लेते हैं, तो उसमें जो है आप ये मान के चलो कि 50% ही कैंडिडेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिपोर्ट करेंगे, मतलब 40 to 50% ही रिपोर्टिंग करेंगे वहां पे, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं करने वाले। इसीलिए जो है मैं सेफ जोन जो ले रहा हूं वो मैं इस तरीके से ले रहा हूं कि 3 टाइम्स में कैंडिडेट्स ले लूंगा तो उसमें जो है आपके चांसेस 60-70% हो जाएंगे आपके सीट मिलने के, ठीक है। बट ये देखो श्योरिटी नहीं है कि उतने में आपको सीट मिले, बट हाँ सीट मिलने के चांसेस अच्छे हैं उतनी रैंक तक, वो रैंक मैं आपको बताऊंगा। बाकी डिसीजन आपका खुद का होगा कि आपको जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया जो जनरल कैटेगरी की सीट होती है या UR की जो सीट होती है, अनरिजर्व सीट जो होती है, वो सीट कोई भी कैंडिडेट ले सकता है, भले ही वो जनरल का हो, OBC का हो, EWS का हो, PWD का हो या SC का हो या ST का हो, कोई भी कैटेगरी का अगर कैंडिडेट है तो वो UR की सीट ले सकता है।
लेकिन यूआर का अगर कोई कैंडिडेट है तो वो सिर्फ यूआर की सीट ले सकता है, ठीक है, मतलब यूआर की सीट पे सबका राइट है। और बाकी मान लो कोई और कैटेगरी है, जैसे ओबीसी सीट हो गई, ओबीसी की अगर कोई सीट है तो उस पे सिर्फ ओबीसी का कैंडिडेट ही जो है अपने सीट अलॉट करवा सकता है, या अगर एससी की कोई सीट है तो एससी कैटेगरी का कैंडिडेट ही उस सीट को ले सकता है। तो यहां पर देखो रैंक, ये जैसे यूआर 1 की सीट किसी को भी जा सकती है, मतलब रैंक 1 को जाएगी अगर रैंक 1 जो है वहां प्रेजेंट होगा। रैंक 1 प्रेजेंट नहीं होता तो रैंक 2 को जाएगी, रैंक 2 भी प्रेजेंट नहीं होता, मान लो 1 2 3 4 5 स्टार्टिंग के 5 बच्चे थे ही नहीं वहां पे, रिपोर्ट कर रहे नहीं उन्होंने, तो फिर रैंक 6 वाला जो होगा वो वहां पे यूआर 1 की सीट ले लेगा। उसके बाद मान लो 7 8 9 ये है ही नहीं बच्चे, 10 वाला आ गया, रैंक 10 वाला आ गया, तो 10 वाले को जो है यूआर 2 की सीट मिल जाएगी। उसके बाद मान लो 11 12 13 14 के 4 बच्चे आए ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं करा उन्होंने, उसके बाद रैंक 15 वाला वहां पर प्रेजेंट है, तो रैंक 15 को जो है ये यूआर 3 की सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो 3 सीटें तो किसी से भी फिल हो जाएंगी, भले ही रैंक 15 वाला वो एससी का था या ओबीसी का था, लेकिन उसको सीट यूआर वाली ही मिलेगी। तो टॉप के जो 3 रैंकर्स होंगे जो वहां पर प्रेजेंट होंगे एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जो प्रेजेंट होंगे उनको ये यूआर 1 यूआर 2 यूआर 3 की सीट अलॉट कर दी जाएगी। उसके बाद यहां पर ओबीसी 1 की सीट आती है। तो ओबीसी 1 का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि मान लो रैंक 15 को यूआर 3 की सीट मिल गई, ठीक है, और रैंक 10 को मान लो जो है कौन सी मिली, यूआर 2 वाली मिली, और रैंक 3 वाले को जो है यूआर 1 की मिल गई, बाकी बच्चों ने रिपोर्ट किया ही नहीं था, ठीक है। अब रैंक 15 के बाद मान लो रैंक 16 वाला प्रेजेंट है, रैंक 17 वाला भी प्रेजेंट है, रैंक 18 वाला भी प्रेजेंट है, रैंक 19 वाला भी प्रेजेंट है, लेकिन इन चारों में जो है क्या है, 19 वाला सिर्फ ओबीसी कैटेगरी का है, बाकी जो है वो या तो जनरल कैटेगरी के हैं या फिर ईडब्ल्यूएस के हैं या फिर एससी के हैं, मतलब अदर देन ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। तो रैंक 15 जिसको यूआर 3 की सीट अलॉट हो चुकी है, उसके बाद नंबर किसका आएगा, ओबीसी के कैंडिडेट का आएगा, यानी कि रैंक 15 के बाद जो भी मेरिट लिस्ट में ओबीसी का कैंडिडेट होगा उसे सीट दी जाएगी, भले ही वो रैंक 15 के बाद रैंक 16 वाला भी प्रेजेंट है, 17 वाला भी है, वहां पर 18 वाला भी है, लेकिन जब तक वो ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट नहीं हुआ उसे सीट वहां पर अलॉट नहीं होगी। तो मान लो रैंक 19 वाला जो था वो ओबीसी का था, तो उसे सीट अलॉट हो जाएगी ओबीसी 1 वाले, ठीक है। और इसी तरीके से उसके बाद जो 5th वाली इन्होंने सीट लिखी है वो है पीयूआर 1। ये है पौंडीचेरी स्टेट कोटा, जो मतलब पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी का जो कोटा है, उसमें जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट होगा उसे ये वाली सीट अलॉट होगी। तो अब जो भी होगा वहां पर उतनी रैंक के बाद वो उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो रैंक 15 पर जहां पर हमने यूआर 3 की सीट छोड़ी थी वहीं से दोबारा से काउंट होगी। अब मान लो रैंक 17 वाला जो है वो पीयूआर 1 का कैंडिडेट है, पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी का कोटा है उसके पास, तो रैंक 17 वाले को ये वाली सीट मिल जाएगी। रैंक 19 को कौन सी मिल चुकी है, ओबीसी 1 वाली सीट मिल चुकी है, ठीक है। तो अगली जो ये रिजर्व कैटेगरीज हैं इनमें जो सीट अलॉटमेंट होगा वो यूआर वाली सीट के बाद आप चेक करोगे मेरिट लिस्ट में कि कौन वहां पर आ रहा है। उसके बाद मान लो ये 7th नंबर पे इन्होंने एससी 1 कैटेगरी एससी 1 की सीट लिखी है, तो रैंक 15 पे हमने लास्ट यूआर 1 की जो सीट है वो अलॉट की थी, यूआर 3 की सीट अलॉट की थी। उसके बाद देखो 6 नंबर पे यूआर 4 की भी सीट है, मान लो रैंक 25 पे जाके यूआर 5 की जो सीट है वो अलॉट हो गई, उससे पहले जितने भी कैंडिडेट थे उनको अलॉट हो गई, या फिर वो थे नहीं या जो भी था, या रैंक 15 के बाद मान लो रैंक 16 वाला जो कैंडिडेट था वो एससी कैटेगरी का था, तो उसको भी ये यूआर वाली सीट मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एससी कैटेगरी की सीट आ गई, तो अब रैंक 16 के बाद मेरिट लिस्ट में हम चेक करेंगे कि कौन सा जो कैंडिडेट है वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसे ये एससी 1 की सीट मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका यहां पर सीट अलॉटमेंट होगा। आई होप आपको थोड़ा अच्छे से इसके बारे में क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। तो अब आपको यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि एजम्पशन कैसे लेना है, अप्रोक्सीमेशन कैसे लेना है कि हमें कितनी रैंक तक जाना चाहिए वहां पर या कितनी रैंक तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट्स मेरे कांटेक्ट में आए इसके रिगार्डिंग, इसके पूछने के रिगार्डिंग कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सबके मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूं मुझे पता है, बट जितनों के भी मैंने रिप्लाई करे तो सबकी पहली चॉइस है बीएससी नर्सिंग, ठीक है, और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स को वो बाद में प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग सबकी प्रायोरिटी है, तो मैं ये मान के चलता हूं जितने भी टॉप कैंडिडेट्स हैं वो बीएससी नर्सिंग ही लेंगे, और उसके बाद जो फिर बाकी सीट बचेंगी बीएससी पैरामेडिकल की वो बाकी के कैंडिडेट्स को मिल जाएंगी, ठीक है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे पास मान लो 85 सीट्स वो हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, और 9 सीट्स जो हैं वो कौन सी है, मेल कैंडिडेट की। मैं उसको टोटल एक साथ मान ले रहा हूं कि टोटल हमारे पास 90 सीट्स है, 94 बन रही है, मैं मान ले रहा हूं कि 90 सीट्स है, ठीक है। बाकी मेल कैंडिडेट ज्यादा है नहीं, तो वो अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेना, आपके पीछे नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट्स कितने, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। तो यहां पर मैं मान ले रहा हूं कि टोटल लगभग 90 सीट्स हैं हमारे पास,
तो यहां पर आप क्या करोगे, ठीक है, या मान लो मैं सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बता देता हूं 85 तक, मान लो हमारे पास 85 सीट्स हैं फीमेल कैटेगरी की, तो क्या होगा देखो यहां पर ये जो आप देख रहे हो सीरियल नंबर एसआई नंबर जो लिखा हुआ है ना, ठीक है, एसआई नंबर 85 जो लिखा है, जहां पे 85 के आगे क्या लिखा हुआ है UR28, ठीक है, क्या लिखा है UR28। तो आप यहां से एक बात ये समझ सकते हो कि अगर 85 सीट्स पर काउंसलिंग होती है तो उसमें 28 ऐसे बच्चे होंगे जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करेंगे और जनरल कैटेगरी की सीट उनको मिलेगी, ठीक है। तो सीरियल नंबर 85 के सामने क्या लिखा है UR28, यानी कि 28 ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें जनरल कैटेगरी की सीट अलॉट हो रही होगी। अब वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट भी हो सकते हैं, जनरल प्लस ओबीसी भी हो सकते हैं, जनरल प्लस ओबीसी प्लस एससी भी हो सकते हैं, कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट हो सकते हैं जनरल की सीट पे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो हम यही मान के चलते हैं कि भाई 28 जो सीटें थी वो जनरल कैटेगरी की थी, तो अब 28 को अब क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 3 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आपके पास 84 का नंबर आता है। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपको सपोज बीएससी नर्सिंग चाहिए तो आपकी जनरल कैटेगरी में, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी लगभग 100 तक रैंक है, तो आप जा सकते हो, ठीक है। तो आप जो है यहां पर रिस्क ले सकते हो जाने का, बीएससी नर्सिंग अगर आपको चाहिए, ठीक है। बाकी बीएससी पैरामेडिकल का मैं अलग से बताऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लो, अभी हम सिर्फ बीएससी नर्सिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि सब लोगों की चॉइस के बीएससी नर्सिंग है। अब बीएससी नर्सिंग देखो सबकी भी चॉइस नहीं हो सकती, क्या पता रैंक 3 वाले को चाहिए हो कोई बीएससी पैरामेडिकल का कोर्स, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो सबका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। लेकिन फिर भी हम ये सोच के चल रहे हैं कि सब टॉपर्स की जो प्रायोरिटी है वो बीएससी नर्सिंग रहेगी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दे रहा हूं। तो 85 के अंदर जो है यहां पर यूआर की 28 सीट्स हैं, तो आप इसको लगभग 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको 84 मिलता है। तो जिसकी जनरल कैटेगरी में 90 या 100 रैंक तक है वो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए यहां पर रिपोर्ट कर सकता है, उसके चांसेस हो सकते हैं सीट अलॉट होने के। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं यहां पर अब 85 सीरियल नंबर से ऊपर की तरफ देखो, PUR9 लिखा हुआ है 84 नंबर के आगे। तो PUR9 का मतलब यह है कि पौंडीचेरी में जो पौंडीचेरी जो आपका यूनियन टेरिटरी कोटा है उसमें जो जनरल की सीट्स हैं वो 9 है। तो पौंडीचेरी से अगर कोई बिलोंग करता है और जनरल कैटेगरी में वो आता है तो 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले, यानी कि 27 हो जाएगा। तो अगर कोई पौंडीचेरी से बिलोंग करता है और उसके पास पौंडीचेरी का यूनियन टेरिटरी कोटा है और उसने ये यूज करा है और वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो अगर लगभग उसकी PUR में कितनी 30 तक रैंक है, PUR में, ओवरऑल में बात नहीं कर रहा, सिर्फ कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो PUR कैटेगरी में अगर 30 तक रैंक है तो वो जा सकता है। तो इस तरीके से 3 से आप मल्टीप्लाई कर लो, उसको लगभग राउंड ऑफ कर लो, थोड़ा बहुत उससे ऊपर ले सकते हो, और उतने तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। अब 83 नंबर पे देखो PEWS है, यानी कि पौंडीचेरी में EWS कोटा की 2 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कोई कैंडिडेट है जो पौंडीचेरी से बिलोंग करता है और EWS कैटेगरी अगर उसकी है और अगर उसकी रैंक लगभग 6 या 8 तक आ रही है तो वो जो है वो वहां पे रिपोर्टिंग कर ले, ठीक है। PEWS में अगर 6 रैंक तक है या 7 रैंक तक है तो वो जाके रिपोर्ट कर सकता है। उसके बाद यहां पर 82 नंबर पे आप देखो ओबीसी की 17 सीटें हैं। अब ये ओपन वाली सीटें हैं, अब हम पौंडीचेरी की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके आगे P लिखा है वो पौंडीचेरी है, बाकी सारे ऑल इंडिया है, ठीक है। तो अब ओबीसी के आप यहां पर देखो 9 सीट्स हैं, 42 नंबर पे आपको कितनी दिख रही है, 9 सीट्स ओबीसी की, ठीक है। एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, 82 नंबर पे ओबीसी की 17 सीट्स हैं, ठीक है, ओबीसी की 17 सीट्स है। तो आप क्या करो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 51 होता है। तो आप ये मान के चलो लगभग आपकी अगर 51 या 55 तक अगर आपकी रैंक है या 60 तक भी रैंक है, 60 तक मान लो, अगर आपकी ओबीसी कैटेगरी में 60 रैंक तक भी है तो आप जा सकते हो रिपोर्टिंग के लिए, नर्सिंग के लिए, ठीक है। उससे ऊपर आ जाओ, एससी की यहां पर पीएससी लिखा है, ठीक है, पीएससी। अब पीएससी समझ लो पौंडीचेरी स्टेट कोटा विद एससी कैटेगरी, ठीक है। तो उसकी कितनी 3 सीटें, तो लगभग अगर आपकी 10 तक उसमें रैंक है, कैटेगरी रैंक 10 तक है पीएससी में, तो आप यहां पर रिपोर्ट कर सकते हो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। अब 80 नंबर पे आओगे तो एसटी की 5 सीटें लिखी है इन्होंने, यानी कि 5 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाता है 15 हो जाता है। तो एसटी में अगर आपकी 15 रैंक तक है, एसटी कैटेगरी में अगर आपकी 15 रैंक तक है तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए यहां पर रिपोर्ट कर सकते हो। थोड़ा बहुत चांसेस यहां पर आपके हैं, मतलब सीट अलॉट होने के, ठीक है। तो इसी तरीके से आपकी जो भी कैटेगरी हो तो 85 से धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाओ, जहां पर भी आपकी कैटेगरी मिले उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करके देखो कि वहां तक अगर आपकी कैटेगरी में उतनी रैंक आ रही है तो आप रिपोर्ट करने के लिए जा सकते हो, आपके चांसेस अच्छे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने 3 टाइम्स लिया है।
अब उसके बाद बात करते हैं कि मान लो आपको कोई भी कोर्स चलेगा, बीएससी नर्सिंग भी चलेगा और बीएससी पैरामेडिकल भी चलेगा। अगर आपके ऐसी बात है तो आप क्या करो, हमें ये पता है कि टोटल जो सीट्स हैं वो कितनी है, 181। तो 181 सीरियल नंबर पे आ जाओ और इसके सामने देखो क्या लिखा है, ईडब्ल्यूएस की 14 सीट्स हैं। कितनी है, ईडब्ल्यूएस की 14 सीट्स। तो अब आप क्या करो, 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और 42 तक अगर आपकी क्या है, यहां पर ईडब्ल्यूएस में रैंक है ऑल इंडिया कोटा से, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी लगभग 40 या 42 तक रैंक है तो आप रिपोर्टिंग के लिए जा सकते हो। आपके चांसेस अच्छे हैं, सीट मिल सकती है, मिलेगी जरूरी नहीं है बट मिल सकती है, चांसेस आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब 181 से ऊपर जाते जाओ, 180 नंबर पे आ जाओ। एससी की कितनी सीटें देख रहे हैं आपकी, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 63। यानी कि एससी कैटेगरी में अगर आपकी 63 या 70 तक भी रैंक है एससी कैटेगरी में, तो आपको बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल में से कोई भी कोर्स अलॉट हो सकता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि आपको कोई भी कोर्स चलेगा, बस आपको जिपमर इंस्टीट्यूट से मतलब है, कोर्स आपको कोई भी चलेगा। तो उस केस में मैं आपको ये बता रहा हूं, तब आप 181 से चेक कर लेना। ठीक है, उसके बाद 179 पे आ जाओ, देखो क्या लिखा है, यूआर 57 पीडब्ल्यूडी 7। तो बेसिकली ये क्या है ना, ये पीडब्ल्यूडी की सीट है। अगर मान लो कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए, बट ये है कि पीडब्ल्यूडी अगर जितने भी कैंडिडेट्स होंगे यहाँ पर, उनका लगभग सबका हो ही जाएगा, बिकॉज पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट ज्यादा नहीं है। उसके ऊपर आ जाओ, पीओबीसी यानी कि पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी से ओबीसी अगर किसी की कैटेगरी है तो उसके लिए 12 सीटें हैं। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है, 36 होता है। तो अगर आपकी पीओबीसी में 36 कैटेगरी रैंक है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो। अब यूआर में इन्होंने देखो लिखा है 56, जनरल कैटेगरी की 56 है। ठीक है, तो जनरल में देखो मेरे हिसाब से तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, ज्यादा उससे ऊपर मत जाओ, बिकॉज जनरल की सीट जो है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी की नहीं होती, वो सबकी होती है। तो बाकी कैटेगरी के कैंडिडेट भी इस सीट को ले सकते हैं। ठीक है, तो 56 है, तो लगभग आप मान के चलो 56 2 जा 112 होता है। तो 120 या 130 तक आपकी जनरल कैटेगरी में रैंक है, या 150 से नीचे नीचे मान लो। अगर आपकी 150 से नीचे नीचे रैंक है जनरल कैटेगरी में, तो आप यहां पर ट्राई कर सकते हो अपना लक कोई भी यहां पर कोर्स लेने के लिए। ठीक है, बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल। तो इसी तरीके से आपको ऊपर जाते रहना है 181 से, और आपको चेक करते रहना है जो भी आपकी कैटेगरी है उसके आगे जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स लिखी हैं उसको लगभग 3 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर उसके अंडर आपकी रैंक आ रही है तो आप जाके रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेशन अगर आप यूज करते हो तो ये है कि आपको एक अच्छा आइडिया भी मिल जाएगा कि हाँ मेरे चांसेस हैं वहां पर। अगर उससे ऊपर आपकी रैंक निकल रही है तो फिर कोई फायदा नहीं है, लगभग उसके आसपास है तब भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर जा रही है, मान लो 3 से मल्टीप्लाई करने पे 150 रैंक आ रही है। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 150 रैंक आ रही है, लेकिन आपकी जनरल कैटेगरी में 400 रैंक है, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 150 मैंने बताया, आपका अगर थोड़ा सा भी मन करता है कि चलो मेरी 200 है, तब भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 150 से 400 हो जाए तो भाई बहुत बड़ा गैप है, तो फिर आप मान के चलो कि नहीं मिलेगा, इतना लंबा जो गैप है वो नहीं जाता है। ठीक है, बिकॉज ये जो फॉर्म भरा है ये फॉर्म आपका काफी लेट आया है, और काफी लेट आने का मतलब है कि ये सभी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कहीं भी एडमिशन अभी तक नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो होगा क्या, यहां पर कैंडिडेट्स तो आएंगे, बट ये है कि जिनकी अच्छी रैंक है वो तो जाएंगे, बट ये है कि जो ऊपर रैंक के कैंडिडेट्स हैं तो वो भी जो है वो ज्यादा नहीं जाएंगे, ये है। लेकिन उन कैंडिडेट्स की वजह से मतलब जो थोड़े बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे वो तो अपनी सीट लेंगे ही लेंगे। ठीक है, बट ये है कि आप फिर भी ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मैंने आपको एक आइडिया यहाँ पर दे दिया। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको एक अच्छा आइडिया यहाँ पर मिल गया होगा कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई नो रिप्लाई करने में मैं थोड़ा सा बिजी हो जाता हूँ, ठीक है, रिप्लाई नहीं कर पाता, बट कोई नहीं, फिर भी कर देना। मेरे को डाउट्स पता चल जाते हैं तो मैं वीडियो में इंक्लूड कर देता हूँ। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।